सबूतों से भी लगातार पुलिस पूछताछ कर रही है। जंगल से बरामद हड्डियों की शिनाख्त के लिए डीएनए जांच करवाई जा रही है। जंगल में हथियार की तलाश भी कल दिन भर की गई। आफ्ताब के घर फिर पहुंची है दिल्ली पुलिस और सबूत खंगालने की कोशिश लगातार की जा रही है। श्रद्धा मर्डर केस से जुड़ा अपडेट दिखा रहे हैं आपको। फ्लैट पर क्राइम सीन एक बार फिर से रिक्रिएट किया गया। श्रद्धा मर्डर केस में पुख्ता सबूतों की तलाश लगातार जारी है। जंगलों में सर्च ऑपरेशन के लिए कई टीमें लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं। इसके अलावा आज फिर आफ्ताब के घर दिल्ली पुलिस पहुंची है और तमाम सबूत वहां से भी इकट्ठे करने की कोशिश की जा रही है। फ्लैट पर क्राइम सीन को रिक्रिएट करेगी पुलिस। एक बार पहले भी क्राइम सीन को रिक्रिएट किया गया था, लेकिन एक बार फिर से इस प्रक्रिया को किया जाएगा जिससे कि समझ आ सके कि ये क्राइम आखिर हुआ कैसे, कैसे आफ्ताब ने इस अपराध को अंजाम दिया। हिमांशु मिश्रा मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधा हिमांशु के पास आपको लिए चलते हैं। हिमांशु, लगातार देखिए इस पूरे मामले में तफ्तीश तो तेज हो रही है, लेकिन अगर इस मर्डर केस के अपडेट की बात की जाए तो क्या ताजा वो जानकारी है जो आप दर्शकों तक पहुंचाना चाहेंगे? देखिए 10 दिन की टोटल रिमांड 5-5 दिन करके टोटल मिली हुई थी दिल्ली पुलिस को, जिसमें से आज 8वां दिन है। यानी आज के बाद 2 दिन और पुलिस के पास है और इसी 2 दिन में पुलिस को नार्को टेस्ट भी करवाना है। अब पुलिस क्या कर रही है कि जो हिमाचल से सबूत मिले, जो उत्तराखंड से मिले, मुंबई में जो उनके दोस्तों उनके परिवार वालों की जो बयान दर्ज हुए, और उसके बाद महरौली के जंगल और जो गुड़गांव के जो प्लॉट, जो झाड़ियों में से पुलिस को बरामद हुई कुछ हड्डियां, उनका फोरेंसिक कराने के बाद पुलिस डीएनए कराएगी। लेकिन साथ साथ दिल्ली पुलिस की टीम आप देखिए यहां पर एक बार फिर से पहुंची हुई है। आफ्ताब यहीं पर किराए का मकान लिया हुआ था उसने, जहां पर वो श्रद्धा के साथ कुछ ही दिन रहा था और उसके बाद उसने श्रद्धा की हत्या की और हत्या करने के बाद उसके शव के टुकड़ों को आसपास के इलाकों में, जो जंगल का इलाका, वहां पर फेंक दिया था। अब पुलिस इन तमाम जो कड़ियां, जो पुलिस की अलग अलग टीम गई हुई है, वो सारे जो सबूत मिल रहे हैं उन सारी कड़ियों को पुलिस जोड़ने का काम कर रही है। लेकिन फिर भी पुलिस को लग रहा है कि आफ्ताब ने उनको कई मौकों पर गुमराह किया और यही वजह है कि नार्को टेस्ट पुलिस कराना चाहती है, ताकि अगर किसी तरीके से गुमराह पुलिस की जांच या पुलिस की जांच में कोई कहीं कुछ मिसिंग एलिमेंट हो तो उसको पूरा किया जा सके। दरअसल नार्को से पुलिस को ये लग रहा है कि जो भी सच छुपाया होगा आफ्ताब ने, वो पुलिस को पता लग जाएगा और जांच के बाद उस चीज को पूरा कर सकती है पुलिस। तो फिलहाल आज 8वां दिन है, 2 दिन और पुलिस के पास है रिमांड का, जिसमें पुलिस को नार्को भी कराना है। किसी पुलिस अधिकारी से भी हिमांशु आप बात कर पाए हैं? क्योंकि शुरुआत से ही हम लगातार एक बात समझ रहे हैं, जान रहे हैं कि इस पूरे मामले में सबूत जुटाना पुलिस के लिए बहुत मुश्किल है, चुनौतियां कई हैं। लेकिन क्या ऐसा लग रहा है कि वो चुनौतियां कहीं से भी, क्योंकि वक्त काफी हो गया है, कम हुई है या अभी भी चुनौतियां बरकरार है? देखिए इतने दिनों में ऐसा नहीं कि पुलिस को कुछ नहीं मिला, पुलिस को काफी कुछ मिला है। एक तो सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस, जो बयान दर्ज किया पुलिस ने आफ्ताब का, उसके आधार पर पुलिस ने इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया तो झूठ जो था आफ्ताब का वो सामने आने लगा। सबसे पहला झूठ तो यही था, उसने जो पुलिस के सामने बयान दिया था कि 22 मई को वो यहां से निकल के चली गई थी, अपने सिर्फ फोन लेकर के गई थी। लेकिन 26 मई और 31 मई को यहीं इसी इलाके से लोकेशन निकल के आया है श्रद्धा का, जिसमें उसके मोबाइल से एक बार ट्रांजैक्शन किया गया और एक बार सोशल मीडिया पर अपने जो श्रद्धा का दोस्त था उसको जवाब दिया गया है। तो इन सारी चीजों से ही उसका झूठ सामने आने लगा था और उसके बाद फिर से पुलिस ने जब उसकी पूछताछ की, उसकी टेक्निकल सर्विलेंस किया और लोकेशंस निकाली कि पिछले 18 मई के बाद से उसकी क्या मूवमेंट रही है। तो इन मूवमेंट की जब जानकारी पुलिस ने निकाली तो फिर पुलिस की टीम गुड़गांव भी गई, जहां पर वो जाता था, जो उसका ऑफिस था आखिरी, वहां पर पुलिस की टीम गई। वहां झाड़ियों में पुलिस ने छानबीन की और वहां से भी पुलिस को कुछ वाइटल क्लूज मिले हुए हैं। तो इन सारी चीजों को पुलिस जो है जोड़ने की कोशिश कर रही है, इन सारी कड़ियों को जोड़ने की कोशिश कर रही है, क्योंकि अब जो पुलिस की टीम जो मुंबई और हिमाचल और उत्तराखंड गई थी वो वहां पर इन्वेस्टिगेट करके वापस आने वाली है। तो इन सारी चीजों को कंपाइल किया जाएगा, इन सारे सबूतों को कंपाइल किया जाएगा और मिसिंग जो कड़ियां हैं उनको जोड़ने की कोशिश की जाएगी। देखिए यहाँ पर पुलिस के पास डे 1 से सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस हैं और यहीं पर एक सीसीटीवी भी चलाया था, जिसमें क्लियर आज तक ने चलाया था, जिसमें दिखा था कि वो 18 अक्टूबर का है वो सीसीटीवी।
जिसमें कुछ लेकर जाता हुआ बैग में नजर आया है। जी। तो इस चीज की भी पुलिस अब जांच कर रही है कि क्या उसने जो ये बात शुरुआत में बोली थी मल्लिका कि अगस्त के शुरुआती हफ्तों तक उसने जो पूरे बॉडी पार्ट्स थे उनको ठिकाने लगा दिया है, तो क्या इस मुद्दे को, इस पॉइंट्स पर भी आफ्ताब ने पुलिस को झूठ बोला है? तो इस एंगल पे भी पुलिस जांच कर रही है। हिमांशु बने रहिए आप मेरे साथ और कुछ और जानकारी हम दर्शकों को दे दें। मुंबई से शुरू हुई मोहब्बत दिल्ली की हॉरर स्टोरी में तब्दील हो गई। पुलिस इस कहानी के सिरे तलाशते तलाशते कुल्लू तक जा पहुंची, जहां 6 अप्रैल को श्रद्धा और आफ्ताब कुल्लू के तोश गांव के एक गेस्ट हाउस में रुके थे। गेस्ट हाउस के रजिस्टर से लेकर पेमेंट अगर चेक की जाए, हर डिटेल पुलिस खंगाल रही है। सूत्रों के अनुसार अब पुलिस मनाली के होटल में भी पूछताछ के लिए लिगुरा ग्राम के जंगल में भी हथियार की तलाश में जुटी है। महरौली के जंगल से मिले अलग अलग हड्डियों के कई टुकड़ों के बारे में फोरेंसिक टीम ने जानकारी भी दी है। दिल्ली पुलिस के फोरेंसिक एक्सपर्ट्स की माने तो इन हड्डियों को देखकर आसानी से पहचाना जा सकता है कि ये इंसान की हैं। हालांकि इन हड्डियों को श्रद्धा की हड्डियां हैं या नहीं, इसको लेकर के अभी और जांच होनी बाकी है। और इसके अलावा आफ्ताब के क्राइम रिकॉर्ड, उसके बर्ताव और उसकी मानसिक स्थिति कैसी है, इस बारे में क्या कुछ कहना है आफ्ताब के दोस्तों का, जानने के लिए हमने बात की आफ्ताब के उस दोस्त से जो उसे पिछले 15 साल से जानता है। क्या कहना है निशांक मोदी का, आप भी सुनिए। निशांक, ये बताइए, आप आफ्ताब को कब से जानते थे? क्या आप उसी बिल्डिंग में रहते थे जहां पर आफ्ताब रहता था, वसई में? हाँ, मैं वही बिल्डिंग में रहता हूँ और मैं बहुत सालों से जानता हूँ। आज से मतलब समझो 12-13 साल से, मैं जब से, मेरे को तो आते ही 20 साल हो गए बिल्डिंग में। जब से मैं हूँ तब से जानता हूँ। हम लोग सब साथ में खेलते थे नीचे, मतलब बिल्डिंग में। जैसे ही सब लोग स्कूल से आए और अपना सब छोड़ के आ गए, बैग वगैरह, फिर बाद में हम लोग सब साथ में ही खेलते थे। जो भी सब साथ में ही था हम लोग का। निशांक, ये बताइए, आफ्ताब का जो व्यवहार था वो कैसा था? किस तरीके का लड़का था वो? व्यवहार में तो कैसा, जब हम लोग खेलते थे तभी तो उसका व्यवहार जो आज की डेट में जो मैं देख रहा हूँ वैसा तो वो टाइम पे कुछ लग नहीं रहा था, क्योंकि हम लोग सब बच्चे थे। अभी किसके दिमाग में क्या चल रहा है क्या नहीं वो तो मैं भी नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि सब बचपन में कैसा साथ में खेलने कूदने वाले वैसा था। तो व्यवहार तो वो टाइम पे सबका नॉर्मली जैसा रहता है वैसा ही व्यवहार था। ऐसा कुछ लगा नहीं कि ऐसा हो जाएगा। कभी ऐसा लगा कि आफ्ताब को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, वो वायलेंट नेचर का है? नहीं, ऐसा कुछ कभी लगा ही नहीं, क्योंकि कैसा सब नॉर्मली नेचुरल जो अपना लाइफ में चलता है वैसे ही सब हिल मिल गुल के सब साथ में खेलते थे। वो टाइम पे तो ऐसा कुछ लगा नहीं कि उसका थोड़ा नेचर चेंज हो गया या बिहेवियर चेंज हो गया, ऐसा कुछ लगा ही नहीं हम लोग को। सोसाइटी में कभी किसी से झगड़ा मारपीट कभी कुछ हुआ था आफ्ताब का? नहीं, ऐसा तो जब तक मैं यहाँ पे हूँ, अभी भी मैं यहाँ पे ही रह रहा हूँ, अभी तक तो मैंने ऐसा कुछ देखा नहीं है मारा मारी होते हुए या कुछ करते हुए। ऐसा कुछ कभी हुआ ही नहीं है, झगड़ा वगैरह ऐसा कुछ था ही नहीं। निशांक, ये बताइए, आखिरी बार आप आफ्ताब से कब मिले थे? आखिरी बार तो मेरे ख्याल से वो शायद तक बहुत 3 या 4 साल पहले शायद उनकी फैमिली को छोड़ के वो चला गया था, अलग रहने को चला गया था। बस वो टाइम पे देखा रहेगा, उसके बाद में मैंने देखा ही नहीं। जब से लॉकडाउन है उसके पहले 1-8 साल पहले देखा था, उसके बाद वो फैमिली को जब से छोड़ के गया उसके बाद मैंने कभी देखा ही नहीं उसको। उसके बाद से आपकी कोई बात नहीं हुई? नहीं, उसके बाद से कोई कांटेक्ट ही नहीं, कुछ बात ही नहीं, कुछ नहीं। आपको पता था कि वो श्रद्धा नाम की एक लड़की के साथ रिलेशनशिप में है और उसके साथ लिव इन रह रहा है वसई में? नहीं, ऐसा कुछ वो टाइम पे भी नहीं मालूम था। ये तो सब अभी जो न्यूज़ में आ रहा है वो देखने के बाद फिर मालूम पड़ा कि ऐसा ऐसा था करके। वो टाइम पे तो कुछ आइडिया ही नहीं था कि ऐसा कर रहा है वो या होने वाला है या कुछ था उसका किसी के साथ में। वो टाइम पे कोई आइडिया नहीं था। श्रद्धा का खून करके उसकी बॉडी के 35 टुकड़े किए उसने और फिर उसके बॉडी के टुकड़ों को फ्रिज में रखा। ये सब पता चला है अभी पुलिस को जांच पड़ताल में, इन्वेस्टिगेशन में। आप जो पहले का आफ्ताब जानते हैं, जो आपके साथ आप ही के बिल्डिंग में रहता था, वो लड़का ऐसा कर सकता है, ऐसा कभी आपको लगा था? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो लड़का ऐसा था पढ़ने लिखने में एकदम आगे, मतलब वो बोलते हैं ना एकदम मैच्योर था पढ़ने लिखने में, और उसका इंग्लिश भी एकदम पावरफुल था। और वो जॉब के लिए इधर उधर अप्लाई भी कर चुका था और उसका जॉब ऑलरेडी था, कॉल सेंटर में वो जॉब कर रहा था, साथ में कुछ होटल मैनेजमेंट का भी सीख रहा था। तो इस हिसाब से तो कुछ ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो ऐसा कर सकता है।
श्रद्धा के दोस्त बता रहे हैं कि आफताब कैसे धोखा देकर बेरहमी करता था, लेकिन दुनिया की नजरों में वो खुद को अच्छा दोस्त साबित करने की कोशिश करता रहा। एक बार फिर से हम हिमांशु मिश्रा का रुख करेंगे, मेरे सहयोगी लगातार इस खबर पर बने हुए हैं। हिमांशु, दोस्तों के जो बयान है वो भी अपने आप में हैरान कर देने वाले हैं। श्रद्धा के दोस्त एक तरफ कहते हैं कि वो इस बात से वाकिफ थे कि बहुत खतरनाक इंसान था वो, और जिस तरह से उसका रवैया था श्रद्धा के प्रति वो बिल्कुल भी ठीक नहीं था। दूसरी तरफ जिस तरह से हमने निशंक की बात सुनी, जो कि आफताब का पुराना दोस्त है, वो कहता है कि कभी ऐसा लगा ही नहीं उसको देख करके कि उसके अंदर इतना गुस्सा है या फिर वो इस तरह का भी कोई कदम उठा सकता है। इससे क्या समझ में आता है उसकी मानसिकता को लेकर? देखिए जो वक्त इस दोस्त ने, निशंक ने बिताया आफताब के साथ, वो ज़्यादातर वक्त की जो बात कर रहे हैं वो बचपन की बात कर रहे हैं। उस वक्त उन्होंने क्लियर कहा कि न तो उन्होंने इस दिशा में, इस बारे में सोचा और न कभी उन्हें एहसास हुआ। स्कूल से आए, खेलने चले गए, और उसके बाद एक बार जब पढ़ाई आपकी पूरी होती है तो सब लोग जॉब की तलाश में जुट गए। तो उसके बाद जब प्रोफेशनल लाइफ में आते हैं तो आपके साथ क्या उतार चढ़ाव होता है, किन परिस्थितियों का आप सामना करते हैं, वो एक अलग बात है। जो दोस्त हैं, जिन्होंने, जो कॉमन फ्रेंड हैं, जो श्रद्धा को भी जानते थे, जो आफताब को भी जानते थे, उन्हें वो कहानी पता है जो श्रद्धा ने आफताब के साथ जो फेस किया और उनको जाके बताया। कई चैट आ चुके हैं, डॉक्टर की भी बयान आ चुके हैं, उनके चोट लगा हुआ चेहरे की फोटो हमने चलाया है जिसमें साफ दिख रहा है। जी हिमांशु, नजर आप बनाए रखिए कि मैं लौटूंगी आपके पास, और एक बार फिर से हम श्रद्धा के दोस्तों का क्या कहना है उसको भी समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, श्रद्धा के दोस्त ये बताते हैं कि आफताब उसे धोखा देता था, बेरहमी उसके साथ करता था, लेकिन दुनिया की नजरों में वो खुद को अच्छा दोस्त साबित करने की कोशिश करता रहा। तभी तो लाख जुल्म के बाद भी श्रद्धा उसकी साजिशों को समझ नहीं सकी। पैंतीस टुकड़ों का सबसे बड़ा राजदार चुप है, खामोश है, क्योंकि वो राजदार ही गुनहगार है। वो सबूत, सुराग भी मानो चुप्पी साधे हैं जो श्रद्धा के कातिल को उसके गुनाहों के अंजाम तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन श्रद्धा के करीबी और दोस्त अब बोल रहे हैं, बता रहे हैं कि कैसे आफताब जानवरों जैसा सलूक करता था, कैसे वो बेरहमी की हदें पार कर देता था। वैसे तो आफताब ने पुलिस के सामने माना है कि उसने अपनी दोस्त के 35 टुकड़े किए, अपने फ्लैट में टुकड़ों को फ्रिज में रखा और कई दिनों तक उन टुकड़ों को ठिकाने लगाता रहा। लेकिन जिन सवालों के इर्द गिर्द पुलिस भटक रही है वो ये कि उन टुकड़ों को आफताब ने कहां ठिकाने लगाया, कहां श्रद्धा के सिर फेंके, कहां उसके कपड़े फेंके, कहां वो हथियार फेंके जिससे उसने श्रद्धा को बेरहमी से मार डाला। पुलिस के सामने अहम सवाल ये भी है कि आफताब की बर्बरता की कहानी कब से शुरू होती है। क्या उसने श्रद्धा के साथ धोखे की पूरी स्क्रिप्ट लिखकर उस खूनी साजिश पर अमल किया? अब गुनहगार के खिलाफ श्रद्धा के दोस्त बोल रहे हैं। उन दोस्तों की गवाही शुरू हो चुकी है। क्राइम फाइल को पुख्ता बनाने के लिए दिल्ली पुलिस मुंबई में है। मुंबई पुलिस की मदद से दिल्ली से गई टीम श्रद्धा के दोस्तों से बात कर रही है, पूछ रही है कि आखिर वो 35 टुकड़ों की मिस्ट्री के बारे में क्या जानते हैं। श्रद्धा के कुछ और करीबी भी हैं जिनसे पुलिस जानकारी जुटा रही है। तो सबसे पहले देखिए उन गवाहों के बयान जो बता रहे हैं कि आफताब किस कदर हैवानियत की हदें पार करता था। वो गवाह जो बता रहे हैं कि श्रद्धा की हत्या से पहले कैसे आफताब उसके साथ मारपीट करता था। पहला नाम है राहुल का, जो श्रद्धा का दोस्त है। दूसरा नाम है श्रद्धा के मददगार गॉडविन का। तीसरा नाम है लक्ष्मण नादर का। चौथा नाम है शिवानी मात्रे, श्रद्धा की सबसे अच्छी दोस्तों में से एक। पांचवा नाम है रजत शुक्ला, श्रद्धा का क्लासमेट। छठा नाम है श्रद्धा के मैनेजर करण पेहरी का। और सबसे अहम नाम है विकास वालकर का, यानी श्रद्धा के पिता। मुंबई के वसई पहुंची दिल्ली पुलिस ने श्रद्धा के कुछ दोस्तों और करीबियों से जानकारी जुटाई तो सच सुनकर रोंगटे खड़े हो गए। सुनिए श्रद्धा के मैनेजर करण और मददगार गॉडविन ने पुलिस के सामने क्या बोला।
मैंने यही इन्फॉर्मेशन शेयर की कि जो उसके साथ में हाथापाई हुई थी नवंबर में और जो फर्स्ट टाइम मैंने उसको श्रद्धा ने रिपोर्ट किया था, बस वही डिटेल मैंने शेयर। उसके बाद क्या किया आपने जब आपको मालूम पड़ा? तब मैंने उसकी हेल्प की थी मेरे फ्रेंड के थ्रू, जहाँ पे पुलिस स्टेशन उसको भेजा गया था और हॉस्पिटलाइज कराया गया। क्या इसके पहले कभी श्रद्धा ने आपको बताया कि उसके, क्योंकि आप नहीं, उससे पहले मेरे को कोई जानकारी नहीं थी। वो दिन उनके साथ मारपीट हुई थी और उनको चोक किया गया था, मतलब गला दबाया गया था, जिसकी वजह से वो अपने आप को वो घर से बचा के भाग के आई थी। तो उनको इमीडिएट हेल्प चाहिए था, जिसकी वजह से मैं उनको पुलिस स्टेशन लेके गया। दोस्तों ने श्रद्धा की जैसी हालत देखी, जो दर्द महसूस किया, वो पुलिस को बताया। इस लिस्ट में करण और गॉडविन अकेले नहीं, आफ्ताब के जुल्म की कहानी बयां करने वाले कई और भी हैं। वो जानते हैं कि कैसे श्रद्धा आफ्ताब के चंगुल में फंस गई थी और टॉर्चर सहकर भी खुद को अलग नहीं कर सकी। डरी हुई बहुत थी, वो ज्यादा डरी हुई थी। बोलते इतने मेरे को 3 से 4 बार मेरे ऊपर हमला कर दूंगा, आत्मा मतलब मारने की बहुत कोशिश किया है। यहाँ तक कि एक बार ऐसा भी झगड़ा हुआ था जब उसने मुझे व्हाट्सएप पे ऐसा मैसेज करके बोला कि प्लीज यहाँ मेरे घर पे आ जा, मुझे बाहर लेके जा, अगर आज रात को मैं इसके साथ घर पे रही तो ये मुझे मार डालेगा। आफ्ताब के अत्याचार का अंत नहीं, जितने चेहरे सामने आ रहे हैं वो उसकी हैवानियत पर ऐसे खुलासे कर रहे हैं जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अगर आप श्रद्धा को देखेंगे तो आप अपने आप जानेंगे कि श्रद्धा बहुत लाइवली इंसान थी, बहुत ज़्यादा बोल्ड, स्ट्रॉन्ग, उसके अपने ओपिनियंस होते थे और ब्लंट थी वो। तो जिस तरीके से ये कथाएं हमको सुनाई जा रही हैं, आफ्ताब द्वारा जो बातें बताई जा रही हैं कि शादी के लिए वो कंपेल कर रही थी, इसीलिए मजबूरन ये बेचारे आफ्ताब ने उसे मार दिया, जिस तरीके से ये बताया जा रहा है, इस तरीके से श्रद्धा बिल्कुल थी ही नहीं। हम दोस्तों ने मिलके उसको उसके घर से उस दिन बाहर भी निकाला था और आफ्ताब को वार्निंग भी दी थी कि हम पुलिस के पास जाने वाले हैं, बट उस टाइम पे श्रद्धा के कमिटमेंट्स को या फिर उसके जो बातें थी उसको रिस्पेक्ट करते हुए हमने बोल दिया कि इसको हम पुलिस में नहीं कर रहे, बिकॉज उसने मना किया। आफ्ताब ने जिस क्रूरता के साथ श्रद्धा के 35 टुकड़े किए, फिर उन्हें अपने फ्रिज में रखा और टुकड़े टुकड़े करने के बाद OTT पर फिल्म देखी, उसके आगे टॉर्चर की बातें मामूली लगती हैं, लेकिन यही वो बयान है जो शातिर आफ्ताब की खूनी साजिश को बेपर्दा कर सकती है। अब दिल्ली पुलिस मुंबई में श्रद्धा के पिता का बयान भी दर्ज करने की तैयारी में है। मुंबई से पारस दामा, दिल्ली से हिमांशु मिश्रा और चिराग गोठी के साथ अरविंद ओझा, आज तक। तो इस मामले में लगातार तफ्तीश तेजी से आगे बढ़ रही है और इस खबर पर लगातार आज तक की नजर बनी हुई है। अपडेट्स आगे भी आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप देखते रहिए आज तक। समय समय पर आपको सुनाई देते शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है, सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत, संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा, संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए, सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक, रात 10 बजे सिर्फ आज तक पर। आपसी रिश्तों में आई कड़वाहट को दूर करने के लिए चीन और जापान के राष्ट्राध्यक्ष थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में मिले। जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने जहां राष्ट्रपति शी जिनपिंग के सामने साउथ चाइना सी में चीन के विस्तारवादी नीतियों और क्षेत्रीय सुरक्षा का मुद्दा उठाया, वहीं चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने प्रधानमंत्री किशिदा से कहा कि चीन और जापान को विश्वास, सहयोग और क्षेत्रीय एकीकरण के क्षेत्रों को गहरा करना चाहिए। साथ ही दोनों देशों को संघर्ष और टकराव से बचना चाहिए। 日中の両首脳が対面で会談するのは約3年ぶりであり、私と習主席との初めての対面での会談でしたが、日中関係の対極的な方向性とともに課題や懸案、協力の可能性について率直かつ突っ込んだ
議論ができたと感じています。 एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग शिखर सम्मेलन से इतर हुई ये मुलाकात 3 सालों में चीन और जापान के राष्ट्राध्यक्ष के बीच पहली मुलाकात है। जापान के प्रधानमंत्री फूमियो केशिदा ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के सामने ताइवान स्ट्रेट में बढ़ते तनाव और जापानी आर्थिक जोन में गिरे चीनी मिसाइल का भी मुद्दा उठाया। आज तक ब्यूरो। तोल मोल के बोल, फिर बात बनेगी। फिसली जुबान तो जनता पूछेगी, क्या बोल गए नेताजी। देखिए सिर्फ आज तक डिजिटल पर। सोशल मीडिया पर लिखिए हैशटैग क्या बोल गए नेताजी और देखिए हमारे ये शो। बॉल बॉल पर उठेंगे सवाल, किसकी कैसी टीम, किसका बुरा हाल। देखिए छीछा लेदर बॉल, सिर्फ आज तक डिजिटल पर। सोशल मीडिया पर लिखिए हैशटैग छीछा लेदर बॉल और देखिए हमारे ये शो। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला। निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। चमकती दुनिया के अनेकों रंग, खूब जमेगा रंग जब आप होंगे हमारे संग। ये है मलिका का जलवा, सिर्फ आज तक डिजिटल। और आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, आज दोपहर 1 बजे जरूर देखिए पॉलिटिकल एक्सचेंज। देश के रियल एस्टेट सेक्टर के लिए कारोबारी साल 2022-23 की पहली छमाही यानी अप्रैल सितंबर काफी हौसला बढ़ाने वाले रहे हैं। इस दौरान ब्याज दरों में 2% का उछाल आने के बावजूद घरों की बिक्री में भी जबरदस्त उछाल दर्ज किया गया है। आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल सितंबर छमाही में 1.73 लाख से ज्यादा घरों की बिक्री हुई है, जो अप्रैल सितंबर 2021 के 87,000 यूनिट्स की बिक्री के मुकाबले करीब 100% ज्यादा है। लेकिन जैसे ही ये तुलना घरों की संख्या की जगह घरों की कीमत से की जाती है तो ये बढ़ोतरी और भी जोरदार नजर आती है। इस साल अप्रैल सितंबर छमाही में बिकने वाले घरों की कुल वैल्यू 1.56 लाख करोड़ रही है, जो अप्रैल सितंबर 2021 के 71,000 करोड़ के मुकाबले 119% ज्यादा है। जानकारों का मानना है कि जिस तरह से हाल के दिनों में लोन की डिमांड बढ़ी है, उससे भी साफ जाहिर हो रहा है कि हाउसिंग मार्केट अब लोगों को लुभाने में कामयाब हो रहा है। अगर कुल सेल्स वैल्यू में अलग अलग शहरों और इलाकों की हिस्सेदारी पर नजर डालें तो फिर इस लिस्ट में टॉपर हैं मुंबई, जहां पर अप्रैल सितंबर छमाही में करीब 75,000 करोड़ कीमत के फ्लैट्स की बिक्री हुई। इसके बाद एनसीआर में करीब 24,000 करोड़ और बेंगलुरु में करीब 17,500 करोड़ कीमत के फ्लैट्स बिके। इस बढ़ोतरी की बड़ी वजह अब कोरोना के बाद बड़े घरों की डिमांड में हुए इजाफे को माना जा रहा है। मुंबई की ज्यादा हिस्सेदारी की बड़ी वजह वहां पर मिलने वाले महंगे घर हैं। हालांकि अगर ग्रोथ की बात की जाए
तो फिर मुंबई से आगे इस मामले में एनसीआर है, जहां पर पिछले साल के करीब 9,000 करोड़ के मुकाबले इस साल की पहली छमाही में 24,000 करोड़ के घर बिके हैं, जो 175% का इजाफा है। हैदराबाद में हाउसिंग सेल्स वैल्यू 130% बढ़कर 7,000 करोड़ के मुकाबले 16,000 करोड़ पर पहुंच गई है। अब जिस तरह से अक्टूबर में त्योहारों के दम पर बिक्री ने जबरदस्त छलांग लगाई है, उसके आधार पर ये देखना दिलचस्प होगा कि 2022-23 की दूसरी छमाही कैसा प्रदर्शन करने वाली है। आदित्य केराना, आज तक। चमकती दुनिया के अनेकों रंग, खूब जमेगा रंग जब आप होंगे हमारे संग। ये है मलिका का जलवा, सिर्फ आज तक डिजिटल पर। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। तोल मोल के बोल, फिर बात बनेगी। फिसली जुबान तो जनता पूछेगी, क्या बोल गए नेताजी? देखिए सिर्फ आज तक डिजिटल पर। सोशल मीडिया पर लिखिए #क्या बोल गए नेताजी और देखिए हमारा ये शो। बॉल बॉल पर उठेंगे सवाल, किसकी कैसी टीम, किसका बुरा हाल। देखिए छीछा लेदर बॉल, सिर्फ आज तक डिजिटल पर। सोशल मीडिया पर लिखिए छीछा लेदर बॉल और देखिए हमारा ये शो। सोमनाथ में दर्शन पूजा के बाद पीएम मोदी का गुजरात के नाम पैगाम। बोले चाहता हूं नरेंद्र का रिकॉर्ड भूपेंद्र तोड़े। दिल्ली में गरमाया एमसीडी का चुनाव दंगल। रोड शो में केजरीवाल की दहाड़, बीजेपी फेल रही, हम कचरा भी उठाएंगे, शाम को प्रचार में कूदेंगे बीजेपी के दिग्गज। श्रद्धा मर्डर केस में दिल्ली पुलिस की तेज तफ्तीश। आफ्ताब के घर फिर जांच के लिए पहुंची। मुंबई में दोस्त से भी सवाल जवाब। दूसरे टी20 मैच में न्यूजीलैंड ने जीता टॉस। भारत की पहले बल्लेबाजी। 3 मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला बारिश की वजह से रद्द। कला और संस्कृति के महामंच साहित्य आज तक का आज आखिरी दिन। दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में नज़्मों और सुरों की महफिल, कॉमेडी का भी तड़का। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं मलिका मल्होत्रा और इस बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर से करेंगे। श्रद्धा मर्डर केस से जुड़ा एक बड़ा अपडेट आपको बता दें। लगातार इस पूरे मामले की जांच तेज होती जा रही है और एक बार फिर आफ्ताब के घर पुलिस तफ्तीश के लिए पहुंच रही। श्रद्धा मर्डर केस में पुलिस की जांच और तेज होती जा रही है और इसी कड़ी में वसई में रीगल बिल्डिंग के मालिक का बयान पुलिस ने दर्ज किया है। ये वही बिल्डिंग है जहां पर आफ्ताब का घर हुआ करता था। रीगल बिल्डिंग के फ्लैट में रहते थे श्रद्धा और आफ्ताब। और अब हर कोई जो इस मामले से जुड़ा हो सकता है या कोई भी अहम जानकारी आफ्ताब से जुड़ी या श्रद्धा से जुड़ी दे सकता है, उन सभी लोगों को आइडेंटिफाई करने की कोशिश पुलिस लगातार कर रही है और ऐसे सभी लोगों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। आज आफ्ताब के दिल्ली वाले घर भी
पुलिस पहुंची है। श्रद्धा मर्डर केस में पुलिस की जांच तेज होती जा रही है। एक बार फिर से क्राइम सीन को रिक्रिएट किया जाएगा पुलिस की तरफ से, ताकि छोटी छोटी बारीकियों को समझा जा सके। जिस तरह से उसने अपने बयान में बताया है क्या कुछ उसने किया, किस तरह से इस अपराध को अंजाम दिया, उसी की निशानदेही पर पुलिस एक एक कर कदम उठा रही है और जांच तेज होती जा रही है। लेकिन मुंबई में श्रद्धा आफ्ताब के दोस्तों से भी पूछताछ हो रही है। पारस मेरे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ, उनसे हम बात करते हैं। पारस, और क्या कुछ जानकारी मिल रही है, क्या बड़ा अपडेट इस खबर से जुड़ा? बिल्कुल मलिका, इस पूरे मामले में अब दिल्ली पुलिस जो है मामले को तेजी से सुलझाने की कोशिश कर रही है। ऐसे में जहां जहां पर आफ्ताब और श्रद्धा रहे थे, जिस सोसाइटी में रहे थे, जिस अपार्टमेंट में वो रहे थे, वहां पे जो ओनर हैं घर के, उनको यहाँ पे बुलाया जा रहा है। वहीं सबसे महत्वपूर्ण आज 2 लोगों का स्टेटमेंट जो है यहाँ पे दर्ज कराया गया है। जो वस्ती का क्राइम ब्रांच है, यहाँ पे दिल्ली पुलिस रुकी हुई थी, 2 महत्वपूर्ण लोगों का स्टेटमेंट दर्ज कराया गया है। एक है जो यूनिक पार्क में जहाँ पे आफ्ताब का परिवार रहता था, जो 20 दिन पहले वहां से शिफ्ट हो गया था, उनकी सोसाइटी के जो सेक्रेटरी थे उनको यहाँ पे बुलाया गया और उनका बयान जो है वो दर्ज किया गया है। वैसे ही बहुत सारे दूसरे भी लोग हैं जहाँ पर आफ्ताब और श्रद्धा रहते थे, उन रूम के ओनर्स को बुलाया जा रहा है, सोसाइटी के अलग अलग लोगों को बुलाया जा रहा है और उनका स्टेटमेंट जो है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है। क्योंकि क्या क्या पूरी सिचुएशन थी, जो 3 साल थे, उन 3 साल में आफ्ताब और श्रद्धा ने 3 कमरे बदले थे, तो उस समय क्या क्या चीजें होती थी, क्या क्या सारी चीजें जो हैं रूम ओनर्स को पता है, आसपास के लोगों को पता है। तो ये समझना बेहद जरूरी है। इसके मद्देनजर दिल्ली पुलिस हर वो चीज कर रही है जिससे इस केस को जल्द से जल्द सुलझाया जा सके और जो मिसिंग कड़ियां हैं वो मिसिंग कड़ियों को जोड़ा जा सके। कल जब हमने देखा कि जितने भी श्रद्धा के दोस्त थे, जितने भी लोग कह रहे थे कि श्रद्धा हमारे साथ कनेक्शन में थी, जैसे उनके कॉल सेंटर के मैनेजर थे, उनका बयान जो है वो तकरीबन 1-1.5 घंटे तक दर्ज किया गया। उनके दोस्त हैं श्रद्धा के, गॉडविन हो या फिर राहुल हो, उनको दिल्ली पुलिस ने यहाँ बुलाया था। बुलाने के बाद कम से कम 1.5-2 घंटा उनसे पूछताछ की गई, उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराया गया और आज भी यही सिलसिला जो है वो चलता रहेगा, क्योंकि दिल्ली पुलिस कड़ी जोड़ना चाहती है और इसी के लिए सारे लोगों को यहाँ बुलाया जा रहा है और भी लोगों के आने की संभावनाएं जो है अब बढ़ गई है और बाकी सारी चीजें जो है वो दिल्ली पुलिस जल्द से जल्द जो है वो करना चाहती है, जिससे मामले में जो है जो टूटी हुई कड़ियां हैं, जो छूटी हुई कड़ियां हैं वो जुड़ जाए। मलिका, बिल्कुल पारस, और देखिए पूरे देश की निगाहें इस खबर पर टिकी हुई हैं, क्योंकि हर कोई यही चाह रहा है कि श्रद्धा को जल्द से जल्द इंसाफ मिले और ये भी समझने की कोशिश हो रही है कि आफ्ताब शक्ल उसकी इंसान की, लेकिन उसके पीछे जो उसकी हैवानियत थी, उसकी क्या वजह, क्या कारण रहे हैं, समझने की कोशिश हर कोई करना चाहता है। लेकिन ये आप दर्शकों को बताइए कि दिल्ली में ये क्राइम होता है, लेकिन अब इसके तार जुड़कर जो मुंबई में पहुंचे हैं, मुंबई की इन्वेस्टिगेशन कितनी अहम हो जाती है? मलिका, मुंबई से सबसे महत्वपूर्ण कड़ियां जो है वो दिल्ली पुलिस को मिलेगी, क्योंकि जिस तरीके से लगातार आफ्ताब दिल्ली पुलिस को गुमराह कर रहा था और चीजें जो है वो सही तरीके से आफ्ताब अभी भी नहीं बता रहा है। ऐसे में शुरुआत जो है इस पूरे मामले की वसई से ही हुई थी। अगर वसई पुलिस मिसिंग की कंप्लेंट नहीं लेती और इस पूरे मामले में जांच शुरू नहीं करती तो शायद ये मामला बाहर नहीं आता। तो ऐसे में वसई पुलिस, जो पालघर पुलिस हम कहते हैं, वो पूरी जांच में जो है वो जुटी हुई है। उन्होंने भी अलग अलग तरीके से अपनी टीमों को अलग अलग जगहों पे भेजा है और वहाँ पे वो तहकीकात पूरी जोरों और शोरों से कर रही है। ऐसे में जो पालघर पुलिस और दिल्ली पुलिस है, ये एक साथ मिलकर जो है इस पूरे मामले को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। अलग अलग तरीके से लोगों से बातचीत करने का सिलसिला लगातार 3 दिन से जारी है। जब से दिल्ली पुलिस मुंबई पहुंची है, वसई पुलिस उनके साथ मिलकर जो है लोगों का स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर रही है, लोगों को बुलाने में मदद कर रही है। जो लोग इस पूरे मामले से जुड़े हुए हैं, बहुत सारे लोग जो थे वो नहीं मिल पा रहे थे, उनको भी जो है वो बुलाया गया। बुलाने के बाद उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण किरदार जो है वो वसई पुलिस का रहा है, पालघर पुलिस का रहा है, क्योंकि जिस तरीके से जब मिसिंग की कंप्लेंट यही रजिस्टर हुई थी और उसके बाद ये पूरा मामला सामने आया और दिल्ली तक पहुंचा। दिल्ली में एफआईआर होती है, दिल्ली में एफआईआर होने के बाद ये पूरा जो मामला है श्रद्धा मर्डर केस वो बाहर आता है। तो वसई पुलिस और पालघर पुलिस मिलकर दिल्ली पुलिस के साथ इस मामले को सुलझाने की कोशिश कर रही है, वो भी जल्द से जल्द। जी, शुक्रिया पारस जानकारी पहुंचाने के लिए। नजर बनाए रखिएगा, आगे भी हम आपका रुख करेंगे। तो लगातार अपडेट्स आ रहे हैं इस बड़ी खबर से जुड़े जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन अब आपको दिल्ली लिए चलते हैं साहित्य आज तक में।
तुझे प्यार किया है तू ही बता, तुझे प्यार किया है तू ही बता, तुझे प्यार किया है तू ही बता, ये प्यार की क्या है सजा। आगे पता है क्या है? तुम जीत गए हम हारे और तुम जीत गए हम हारे और तुम जीत गए हम हारे, हमसे हारा कुछ ना होगा। बोल गवारा गवारा, बोल गवारा गवारा, बोल गवारा ओ यारा, बोल गवारा तू बोल बोल गवारा गवारा, बोल गवारा गवारा, बोल गवारा ओ यारा, बोल गवारा। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। थोड़ी आप कर दो वोकल, थोड़ी वोकल कर दो। हो माही वे मोहब्बत सचिया ने मंगदा नसीबा कुछ होवे, ओ किस्मत दे मारे हसी की करिए, किस्मत दे मारे हसी की करिए, हो किस्मत दे मारे ओ हसी की करिए, किस्मत दे किसदा जोर माही 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 अच्छा लग रहा है आपको? पता ही नहीं चल रहा गाना कब खत्म हो रहा है कब शुरू हो रहा है। लंबी जुदाई कौन कौन सुनेगा? सुनोगे? ठीक है, थोड़ी सी वॉल्यूम थोड़ा बढ़ा दीजिए, थोड़ी रिवर्ब। बस कर परसों जीऊंगी मैं कैसे इस हाल में बरसों। हाय मौत न आई क्यों आई है लंबी जुदाई 4 दिन दा प्यार रबा बनी
जुदाई, लंबी जुदाई। एक तो सजन मेरे, एक तो सजन मेरे पास नहीं रे, तुझे मिलन दी कोई आस नहीं रे, तुझे मिलन दी कोई आस नहीं रे। उस पे ये सामने उस पे ये सामने आया, आग लगाई है, लंबी जुदाई, 4 दिन दा प्यार होए रबा, बड़ी लंबी जुदाई, लंबी जुदाई, लंबी जुदाई, लंबी जुदाई। वोकल आपने खराब कर दिया, आई थिंक सो। उसको पहले की तरह सेट कर दो। हाँ, कुछ कौन सा सुनना चाहोगे अब? आवाज आ रही है अच्छे से इसकी? एमसीडी में चुनाव प्रचार का दौर जैसे जैसे जोर पकड़ रहा है, हमला और तीखा होता जा रहा है। रोज नए नए आरोपों का शोर हो रहा है। बीजेपी लगातार आम आदमी पार्टी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रही है। आए दिन आपके भ्रष्टाचार के नए खुलासे का दावा कर रही है। अब इस जंग के बीच बीजेपी ने नया वीडियो जारी किया है। आम आदमी पार्टी नेता मुकेश गोयल पर जूनियर इंजीनियर से 1 करोड़ की रिश्वत मांगने का आरोप लगा दिया गया है। वीडियो जारी करने के बाद बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर जोरदार हमला किया। वहीं आम आदमी पार्टी की ओर से खुद मुकेश गोयल सामने आए। हाल के दिनों में ये तीसरा मौका है जब आम आदमी पार्टी स्टिंग ऑपरेशन के फेर में फंसी है। पहले शराब घोटाले में बीजेपी ने स्टिंग जारी किया, फिर कैश फॉर टिकट मामले में स्टिंग ऑपरेशन सामने आया। अब मुकेश गोयल का स्टिंग ऑपरेशन इस कड़ी में तीसरा वार है। सीडी में इनके कुछ इनके जो नेता हैं ये टहनियां हैं। मुझे तो याद आ गया कि हर पेड़ पर उल्लू बैठा है, याद है ना? दिल्ली सरकार के हर पेड़ पर करप्ट उल्लू बैठा है, अंजामे दिल्ली क्या होगा? आप सोच के देखिए, जिस हर पेड़ पर इस प्रकार से एक भ्रष्ट व्यक्ति बैठा होगा तो उस पेड़ का अंजाम क्या होगा, दिल्ली के प्रशासन का अंजाम क्या होगा, जब उनके सबसे बड़े नेता बोल रहे हैं हर पेड़ पर बैठा हुआ है। निगम का चुनाव 100% आम आदमी पार्टी जीत रही है, भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार रही है और मैं अपनी किसी भी जांच एजेंसी से जांच कराने को तैयार हूं। और मैं साथ ही साथ संबित पात्रा जी पे और उनके साथ जो लोग थे उनके खिलाफ मानहानि का दावा करूंगा। ये मैं आप लोगों के बीच में कहना चाहता हूं। बीजेपी ऐसे स्टिंग ऑपरेशन के जरिए लगातार आम आदमी पार्टी पर वार कर रही है। आम आदमी पार्टी पर भ्रष्टाचार के बेहद गंभीर आरोप लगा रही है। हालांकि आम आदमी पार्टी लगातार इन आरोपों का जवाब दे रही है। सभी आरोपों और कार्रवाई को सियासी साजिश से जोड़ रही है। आम आदमी पार्टी के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की सच्चाई क्या है, ये तो अदालत तय करेगी। लेकिन गुजरात और एमसीडी चुनावों को देखते हुए वो आरोप सियासी हथियार बन गए हैं। दिल्ली से अमित भारद्वाज के साथ पंकज जैन, आज तक।
चमकती दुनिया के अनेकों रंग, खूब जमेगा रंग जब आप होंगे हमारे संग। ये है मलिका का जलवा, सिर्फ आज तक डिजिटल पर। और आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, आज तक पर दोपहर 1 बजे आपके लिए क्या है खास। पुलिस वालों के साथ भिड़ते ये वो लोग हैं जो अपनी ही सरकार के खिलाफ नाराजगी कुछ इस अंदाज में दिखा रहे हैं। तस्वीरें थाईलैंड की हैं, जहां की सड़कें शुक्रवार को किसी जंग के मैदान में तब्दील हो गईं। कभी पुलिस वाले लोगों पर भारी पड़ते दिखाई देते, तो कभी प्रदर्शनकारियों का गुस्सा पुलिस वालों को पीछे हटने पर मजबूर कर देता। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक की सड़कों पर छिड़ा ये संग्राम उस वक्त हो रहा है जब 21 देशों के राष्ट्राध्यक्ष बैंकॉक में मौजूद हैं। ये प्रदर्शन उस वक्त हो रहे हैं जब एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन की बैठक चल रही है, जहां दुनिया की दशा और दिशा पर मंथन चल रहा है। दरअसल इस प्रदर्शन के पीछे लोगों का वो गुस्सा है जो पिछले कई महीनों से रह रहकर थाईलैंड की सड़कों पर दिखाई देता रहा है। इन लोगों के मुताबिक प्रधानमंत्री प्रयुत चान ओचा की सरकार लोगों का भरोसा खो चुकी है। ऐसे में इन्हें थाईलैंड के लोगों की नुमाइंदगी करने का हक नहीं है। हालांकि इस प्रदर्शन ने उस वक्त और अधिक हिंसक रूप धारण कर लिया जब पुलिस वालों ने लोगों पर रबर बुलेट चलाई। यही कारण रहा कि सरकार के खिलाफ शुरू हुए इस प्रदर्शन ने देखते ही देखते पुलिस बनाम पब्लिक का रूप ले लिया। เรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ตำรวจออกมารับผิดชอบต่อสิ่งที่ตัวเองทำเราเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ตำรวจออกมาตอบคำถามว่ากระสุนยางที่เกิดขึ้นในตอนแรกเริ่มยิงก่อนนั้น ऐसा नहीं कि थाईलैंड में पहली बार इस तरह के प्रदर्शन हो रहे हैं। पिछले कुछ सालों में यहाँ इस तरह के प्रदर्शन कई बार देखने को मिले हैं। कभी चुनाव में निष्पक्षता को लेकर प्रदर्शन हुए, तो कभी प्रधानमंत्री को हटाने और संविधान में परिवर्तन लाने के नाम पर। हालांकि इन सभी प्रदर्शनों के केंद्र में थाईलैंड के मौजूदा पीएम प्रयुत चान ओचा ही रहे हैं, जिन पर यहाँ के लोग भ्रष्टाचार के साथ साथ देश को नुकसान पहुँचाने का आरोप भी लगाते रहे हैं। यही कारण है कि हर एक प्रदर्शन में थाई लोग अपने ही पीएम का इस्तीफा मांगते दिखाई देते हैं। आज तक ब्यूरो। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। IMF ने 2023 के लिए वैश्विक अर्थव्यवस्था में वृद्धि के अपने अनुमानों को और घटा दिया है। पहले IMF ने वैश्विक अर्थव्यवस्था में अगले साल 2.9% वृद्धि का अनुमान लगाया था और अब उसने इसे घटाकर 2.7% कर दिया है। IMF ने रूस यूक्रेन के बीच जारी युद्ध, महंगाई, ब्याज दरों में बढ़ोतरी और महामारी के चलते अपने अनुमानों को घटा दिया है। IMF के मुख्य इकोनॉमिस्ट पियर ओलिवर गॉर्चेज ने कहा कि अभी और बुरे दौर के लिए दुनिया को तैयार रहना चाहिए। उन्होंने दुनिया की 3 प्रमुख अर्थव्यवस्था अमेरिका, चीन और यूरोप में ठहराव के दौर की बात भी कही है। IMF ने वैश्विक अर्थव्यवस्था में 1/3 का योगदान देने वाली अर्थव्यवस्था के अगले साल और सिकुड़ने की भी आशंका जताई है और नतीजा दुनिया भर में मंदी का भयावह दौर के रूप में सामने आ सकता है। 2020 की शुरुआत से ही कोरोना महामारी के चलते वैश्विक अर्थव्यवस्था दबाव में है। पहले तो लॉकडाउन ने वैश्विक अर्थव्यवस्था की बुरी गत कर दी, फिर दुनिया भर के देशों में अर्थव्यवस्था में जान फूंकने के लिए घोषित सरकारी प्रोत्साहनों का भी अर्थव्यवस्था पर असर पड़ा और महंगाई बढ़ी। बढ़ती महंगाई पर काबू के लिए फेडरल रिजर्व और दूसरे देशों के केंद्रीय बैंकों के ब्याज दर बढ़ाने का असर अर्थव्यवस्था पर पड़ा है। ऊंची ब्याज दरों ने निवेशकों को बाजारों से दूर कर दिया और दुनिया की दूसरी मुद्राओं की तुलना में डॉलर को काफी मजबूत कर दिया, जो चिंता का नया कारण बन गया है। आज तक ब्यूरो।
देश में इस साल घरों की बिक्री बढ़ी है तो महंगाई के असर से इनकी कीमतों में भी इजाफा हुआ है। रियल एस्टेट कंपनियों के संगठन क्रेडाई, कोलियर्स, लाइसेंस, फरोज की हाउसिंग प्राइस ट्रैकर रिपोर्ट में घरों के दाम बढ़ने का दावा किया गया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक देश के 8 बड़े रियल एस्टेट मार्केट्स में जुलाई सितंबर के दौरान घरों के दाम औसतन 6% बढ़े हैं। इन 8 शहरों में दिल्ली एनसीआर, मुंबई एमएमआर, कोलकाता, पुणे, हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलुरु और अहमदाबाद शामिल हैं। फ्लैट्स की कीमतों में सबसे ज्यादा 14% इजाफा दिल्ली एनसीआर में हुआ है। जानकारों का मानना है कि घरों के दाम बढ़ने की वजहों में मटेरियल के सामान बढ़ने से कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में हुए इजाफे के साथ साथ डिमांड में हुई बढ़ोतरी भी शामिल है। लेकिन दिलचस्प बात है कि घरों के दाम और ईएमआई बढ़ने के बावजूद घरों की बिक्री में कोई कमी नहीं आई है। उल्टा डिमांड बढ़ने की वजह से इस साल की शुरुआत से ही डेवलपर्स ने प्रोजेक्ट्स की लॉन्चिंग बढ़ाई है। इसके असर से जुलाई सितंबर तिमाही में बिना बिके घरों की संख्या 3% बढ़ गई है। लेकिन ये बिना बिके घर लॉन्चिंग बढ़ने की वजह से बढ़े हैं और देश भर में करीब 94% ऐसे घर अंडर कंस्ट्रक्शन फेज में हैं। अगर अलग शहरों को बिना बिके घरों की कसौटी पर परखा जाए तो एकदम सही तस्वीर समझ आती है। बेंगलुरु में बिना बिके घरों की संख्या 14% घट गई है। केवल हैदराबाद, एमएमआर और अहमदाबाद में बिना बिके मकानों घरों की संख्या बढ़ी है। एमएमआर की बिना बिके घरों के मामले में 37% के साथ पहले, एनसीआर और पुणे 13% हिस्सेदारी के साथ दूसरे स्थान पर रहे। जानकारों के मुताबिक पिछले 2 वर्ष के अनिश्चितता भरे समय के बाद इस साल रियल एस्टेट मार्केट में स्थिरता लौटी है। ऐसे में तमाम दिक्कतों के बावजूद घरों की बिक्री बढ़ी है। हालांकि अगर आने वाले दिनों में मंदी या छटनी जैसे मामले बढ़ने लगे तो फिर मुमकिन है कि रियल एस्टेट के लिए ग्रोथ एक बड़ी चुनौती बन जाए। आदित्य के राणा, आज तक। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला। निडर, निर्भीक, सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। सोमनाथ में दर्शन पूजा के बाद पीएम मोदी का गुजरात के नाम पैगाम, बोले चाहता हूं नरेंद्र का रिकॉर्ड भूपेंद्र तोड़े। दिल्ली में गरमाया एनसीडी का चुनावी दंगल, रोड शो में केजरीवाल का वार, हर मोर्चे पर बीजेपी फेल रही, हम कचरा भी उठाएंगे, शाम को प्रचार में कूदेंगे बीजेपी की दिक्कत।
केजरीवाल के मंत्री सत्येंद्र जैन के मसाज वाले वीडियो पर बढ़ा बवाल, बीजेपी का प्रदर्शन, नारेबाजी। श्रद्धा मर्डर केस में दिल्ली पुलिस की तेज तफ्तीश, आफ्ताब के घर फिर जांच के लिए पहुंची, मुंबई में दोस्त से भी सवाल जवाब। कला और संस्कृति के महामंच साहित्य आज तक का आज आखिरी दिन, दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में नज़्मों और सुरों की महफिल, कॉमेडी का भी तड़का। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। कहते हैं आंकड़े कभी झूठ नहीं बोलते। आपने सियासी बयानबाजियों पर लंबी लंबी बहसें देखी होंगी, मैं भी